हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 1। हम यहाँ पे कर रहे हैं लॉन्ग आंसर्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे आज हम करेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने कर लिया चैप्टर। अब यहाँ पे आज हम करने वाले हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी फंक्शन है मैनेजमेंट के। जब भी मैनेजर बिजनेस मैनेज करता है तो उस मैनेज करने के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की बात करें तो मैनेजर्स को बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे डिसीजंस एवरीडे की लाइफ में लेने पड़ते हैं। बहुत ज़रूरी काम है मैनेजर के लिए डिसीजंस लेना एंड प्लानिंग करना भी। अब प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग सबसे फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन है एंड बेसिक हम फंक्शन कहेंगे कि विदाउट प्लानिंग हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम बात करें तो कोई हमें एक्टिविटी करनी है, कोई एग्ज़ाम देनी है या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, कोई भी चीज़ हो तो हमें सबसे पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं एंड आगे की चीज़ों को हम बराबर से कर सकते हैं। तो सारी ही चीज़ें डिपेंड करती हैं प्लानिंग में। उसी तरीके से जब हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में भी क्या होगा, बिज़नेस को तो एवरीडे बहुत सारी चीज़ें रहती है, प्रोडक्शन रहता है, सेल्स रहता है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। अब इन चीज़ों के लिए अगर प्लानिंग किया हुआ है तो बिज़नेस अच्छे से चल सकता है, क्योंकि प्लानिंग रेफ़र करके बाकी सारे ही एक्टिविटीज़ बिज़नेस में होती जाएगी। जैसे मान लो हमने एडवर्टीज़मेंट की बात की है, तो बिज़नेस को अगर एडवर्टीज़मेंट करना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्लानिंग किया जाएगा कि भाई एडवर्टीज़मेंट कहाँ करनी है, कौन से मीडिया के थ्रू करनी है, कैसे, कितने पैसे हम यूज़ करेंगे एडवर्टीज़मेंट के लिए, ठीक है, हम कितना एरिया कवर करेंगे एडवर्टीज़मेंट के लिए। सारी ही चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं प्लानिंग में एंड फिर उसे रेफ़र करके हम एक्टिविटीज़ और दूसरी जो एक्टिविटीज़ है, फंक्शंस हैं, हम करते जाते हैं। इसीलिए प्लानिंग सबसे पहला मैनेजरियल फंक्शन है एंड सबसे बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब सीधा हम प्लानिंग करने बैठ जाएंगे और हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। विदाउट करेक्ट डेटा हम प्लानिंग तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले डेटा लाएंगे, उसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है डेफिनेशंस। देखिए अब यहाँ पे स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस जब हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें प्लानिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्लानिंग का मतलब क्या हो जाता है कि हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें एडवांस में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करनी है, ऑन पेपर्स उसे लिखते हैं, उसे हम प्लानिंग कहते हैं, राइट। अब बिज़नेस में हम बात करें, प्रोडक्शन है, सेल्स है, एडवर्टाइजिंग है, फाइनेंस लाना है बिज़नेस में, या कोई नया ब्रांच ओपन करना है, या नया कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, कोई भी चीज़ हो फ्यूचर में हमें करनी है, तो उस फ्यूचर की एक्टिविटी के लिए हम क्या करने वाले हैं, आज की डेट में हम कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे कि उस फ्यूचर की चीज़ों को हम कैसे करेंगे, रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, कौन सी डे पे कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो ये सारी ही चीज़ें हम आज के दिन में एडवांस में हम सोचेंगे एंड उसे लिख देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेफिनेशन देखने वाले हैं जो हमें दिया है कुन्स एंड ओडोनेल। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। देखिए बिजनेस में काफ़ी सारे काम होने वाले हैं, एक्टिविटीज़ होने वाली है, तो प्लानिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम एडवांस में डिसाइड करेंगे फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है उसके लिए अभी हम सोचेंगे,
व्हाट टू डू, क्या काम करना है, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, व्हेन टू डू इट, कब करेंगे, टाइम पीरियड हम डिसाइड करेंगे, एंड हु इज़ टू डू इट, कौन पर्सन, कौन सा एम्प्लॉय या कौन सा मैनेजर उस काम को करेगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज जेम्स स्टोनर डिफाइंस प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स। देखिए, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो गोल्स डिसाइड करते हैं, गोल्स को एस्टैब्लिश करते हैं। एस्टैब्लिश करना मतलब हमने सोच लिया कि हमें कौन सा गोल अचीव करना है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करना है, सेल्स अचीव करना है, कोई मार्केट हमें कवर करना है नया, क्या हमारा गोल क्या है उसे हम डिसाइड कर लेंगे, एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। अब सूटेबल का मतलब है हमारे गोल से रिलेटेड जो भी एक्शंस हमें लेने हैं वो हम डिसाइड करेंगे, मतलब सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स। उस गोल को जो भी हमने डिसाइड किया है कि 50,000 यूनिट बनाने हैं या 50,000 सेल करने हैं या एडवर्टीज़मेंट करना है, तो उसको अचीव करने के लिए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। ये हुआ हमारा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, जो हमें यहाँ पे मेन चीज़ देखनी है वो है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वाइल वी आर प्लानिंग। चलिए, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, यहाँ पे उन लोगों ने सबसे पहले डायग्राम में हमें ओवरव्यू दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, उसके बाद हम करेंगे सेटिंग गोल्स एंड देन फ्रेमिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स, सिलेक्टिंग बेस्ट प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट जो है वो देखना है, डेटा कलेक्ट करना है, हम हमारे गोल सेट करेंगे, ऑल्टरनेटिव प्लान्स हम बनाएंगे, अलग अलग डिफरेंट प्लान्स बनाएंगे, उसमें से बेस्ट प्लान सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद अब इम्प्लीमेंटेशन हमने किया ही है प्लान का, तो फिर उसे हम रिव्यू करेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। जब भी एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे तो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट इंटरनल भी होता है एंड एक्सटर्नल भी होता है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो जो एनवायरनमेंट बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि बिज़नेस के पास कितने एम्प्लॉयज़ है, किस तरह के एम्प्लॉयज़ है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या मशीनरी है, क्या रिसोर्सेस बिज़नेस के पास है, फिनेंशियल रिसोर्स कितना है, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आती है इंटरनल एनवायरनमेंट में। दूसरा आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। दोनों ही एनवायरनमेंट क्या करने पड़ते हैं वाइल प्लानिंग, दोनों को स्टडी करना पड़ता है। जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे तब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है एंड क्या वीकनेस है वो हम देखेंगे। कि मान लो हमारे पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो हमारा स्ट्रेंथ बन जाएगा, अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉय है, मैनेजर है, स्ट्रेंथ बन जाएगा हमारे पास कैपिटल लाने के लिए अच्छे अच्छे सोर्सेस है, स्ट्रेंथ बन गई हमारी, ठीक है। तो हम जब इंटरनल एनवायरनमेंट बिज़नेस के अंदर की सिचुएशन जब स्टडी करेंगे, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तभी, तो हम बराबर से चेक करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है। वीकनेस भी हम देखेंगे कि चलो हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्वालिफाइड नहीं है, तो वो हमारा वीकनेस हो गया, या फिर हमारा जो लोकेशन है वो सूटेबल नहीं है जहाँ हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो वीकनेस हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है अगर, तो वीकनेस हो गया। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम डिसाइड करेंगे जब हम एनालाइज कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को। द मैनेजमेंट नीड्स टू एनालाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सिचुएशन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। द इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, मशीन्स, मटीरियल, मैनेजमेंट, फिलोसॉफी,
मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस एक्सेट्रा। देखिए इंटरनली ये सारी ही चीज़ें आती है, मैन पावर आता है, मशीन्स आता है, मटेरियल हमारे पास कैसा है अवेलेबल, मैनेजमेंट कैसा है, फिलोसॉफी हमारे बिजनेस में लोगों की फिलोसॉफी क्या है, मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस एक्सेट्रा। सच एनालिसिस वुड इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है और हमारी वीकनेस क्या है, वो यहाँ पे हमें पता चल जाता है। नाउ फॉर इंस्टेंस व्हेन द एम्प्लॉयज आर कॉम्पिटेंट and disciplined, it becomes the strength of the organization. If not, it becomes weakness. ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है। The management needs to enhance strength and correct weaknesses. Of course, अब जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अच्छी बात क्या है, तो हम उसे बढ़ाने की ट्राई करेंगे और हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। जबकि वीकनेस की अगर हम बात करें तो हम क्या ट्राई करते हैं कि हमारी वीकनेस को हम दूर कर दें, ठीक है, लिमिटेशन से उसे हम हटा दें। नाउ द वीकनेसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी करेक्टेड थ्रू ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड मोटिवेशन। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लिमिटेशन है या जो भी वीकनेस है, हम हमेशा उसे सॉल्व करने की ट्राई करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए अब यहाँ पे भी हमें एनवायरनमेंट ही स्टडी करना है, एनालाइज करना है, लेकिन कैसा, एक्सटर्नल, ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बिलोंग करती है, बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के बाहर है। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन आएगा, जैसे हम कॉम्पिटिटर की बात करें, कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट ला दिया, कम प्राइस पे कोई नई ऑफ़र लॉन्च कर दी, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइजेस है वो बढ़ गए मार्केट में, या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, या फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ चेंज कर दी जो अफेक्ट कर रही है हमारे बिजनेस को। तो ये सारी चीज़ें आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे भी हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, उसे एनालाइज करेंगे एंड उसे एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे अपॉर्चुनिटी क्या है एंड हमारे थ्रेट्स क्या हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मान लो रॉ मटेरियल के प्राइस घट गए, कम हो गए, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई एरिया में हमारा कॉम्पिटिटर हट गया, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कस्टमर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हम बना सकते हैं, जो प्रोडक्ट उसे दे सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो वैसे ही थ्रेट्स भी हो सकते हैं, नया कॉम्पिटिटर आ गया या कॉम्पिटिटर ने कोई नई ऑफ़र ला दी तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सारे थ्रेट्स होते हैं जो हमें बिज़नेस को देखने पड़ते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ती है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ का बिज़नेस यूज़ कर सकता है एंड आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आती है अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंडर। A thorough analysis of external environment must be undertaken. For instance, the planner has to collect data about consumer preferences, government policies, competitive conditions, etc. देखिए सारी ही चीज़ों के बारे में बिजनेस को या मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। Such analysis would reveal opportunities to be grabbed एंड थ्रेट्स टू बी फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है एंड हमारे थ्रेट्स कौन कौन से हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ कॉम्पिटिटर कम्स अप विथ एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, इट मे बी अ थ्रेट। कॉम्पिटिटर ने नया कुछ प्रोडक्ट ला दिया तो हमारे लिए तो थ्रेट बन गया। Therefore, a firm needs to modify its existing product और कम अप विथ एन इनोवेटिव वन। अब ये जो थ्रेट आ गया है तो उसे फेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम भी कोई नया प्रोडक्ट लाएंगे इनोवेटिव एंड कस्टमर को देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ थर्ड इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। चलिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग हम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे हम कुछ गोल सेट करेंगे या ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करेंगे, ये होएगा हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव।
Once the environmental factors are analyzed, SWOT analysis, the next step is to set objectives. एक बार हमने environment study कर लिया, internal भी देख लिया, external भी देख लिया, and वहाँ पे हमने SWOT analysis कर लिया, मतलब strength, weakness, opportunity, threat analysis कर लिया. अब हम क्या करेंगे, हमारे गोल को हम सेट करेंगे. Objectives are set in all the key areas of operations, that is production, marketing, finance, personnel and so on. देखिए बड़े बड़े बिजनेसेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. फाइनेंस रहेगा, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स. ठीक है, तो इस सारे ही लोगों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट करना ज़रूरी है. अब ये ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने एनवायरनमेंट तो स्टडी कर ली है, दोनों भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे. जैसे हमने प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके पहले हमें सेल्स के लिए सेट करना होगा, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट स्टडी किया तो हमें पता चलेगा कि हम कितने यूनिट सेल कर पाएंगे. ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हमने, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन वाले का ऑब्जेक्टिव कि उसने कितना प्रोडक्शन करना है. उसके बेस पे परचेज़ का डिसाइड करेंगे, उसके बेस पे मार्केटिंग का डिसाइड करेंगे कि चलो किस तरह का हमें मार्केटिंग करना है. तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेंगे. नाउ ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट. देखिए ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट. अभी स्मार्ट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. स्पेसिफिक होने चाहिए, हमने डिसाइड किया हुआ होना चाहिए प्रॉपर कि हमें क्या अचीव करना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, कौन से प्रोडक्ट को सेल करना है, कौन सी सर्विस देनी है. स्पेसिफिक हमें पता है, हम किसी को बोल सकते हैं, हम खुद कंफ्यूज नहीं होने चाहिए. ठीक है, स्पेसिफिक हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. नेक्स्ट मेजरेबल, ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो मेजरेबल है. जैसे हम यूनिट्स प्रोडक्शन की बात करें तो हमने 50,000 बनाने हैं, 60, 1 लाख, कितने हम मेजर कर सकते हैं. मेजरेबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव. अचीवेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि तुमने सोच लिया मुझे तो 1 लाख यूनिट बना देने हैं, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. तुम्हारे पास रॉ मटेरियल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, मशीन्स भी नहीं है. इसलिए ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, अचीवेबल, जिसे तुम अचीव कर सको. रियलिस्टिक होने चाहिए. सेम, ऐसा नहीं है कि कुछ तुम अचीव ही नहीं कर सकते, वैसी चीज़ तुमने डिसाइड कर ली है. एंड टाइम बाउंड का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने टाइम के अंदर मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. 1 महीना है, 2 महीना है, जो भी टाइम डिसाइड किया है तो ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड होने चाहिए. For instance, the objective of the production department can be to produce 10,000 unit of product X during the year 2023. देखिए अभी एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि 10,000 यूनिट बनाने हैं प्रोडक्ट X के ड्यूरिंग द ईयर 2023. अब ये टाइम बाउंड भी है, रियलिस्टिक भी है, अचीवेबल भी है, मेजरेबल भी है. देखिए सारी ही चीज़ें इसमें आ रही है और स्पेसिफिक भी है, क्लियर कट है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. फ्रेमिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स. ऑल्टरनेटिव प्लान्स हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में. कुछ चीज़ हमें अचीव करनी है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि 10,000 यूनिट्स हमें प्रोडक्शन करना है, तो वो उसे अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑल्टरनेटिव प्लान बना सकते हैं. कि एक प्लान में हम डिसाइड करेंगे कि कौन से लोकेशन पे करना है, कौन सा मशीनरी है, या दूसरे प्लान में दूसरा लोकेशन हम देखेंगे. एक से ज़्यादा पहले हम प्लान बनाएंगे, फिर उसे हम एनालाइज करेंगे. तो आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, the next step is to determine alternative plans. It is always advisable to prepare alternative plans rather than preparing a single plan. अब बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, नॉर्मली बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती है वहाँ पे ऐसा प्रेफर किया जाता है
कि ऑल्टरनेटिव प्लान बनाओ, उसमें से बेस्ट प्लान सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लान बनाया और उसी के पीछे काम करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर द मैनेजर कैन मेक ऑल्टरनेटिव प्लान्स सच एज, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मार्केट शेयर बढ़ाना है तो उसके ऑल्टरनेटिव प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग बढ़ाओ। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो हम सर्विस देते हैं कस्टमर को, अगर वो हम इम्प्रूव करते हैं तो भी हमारा मार्केट शेयर बढ़ सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंसेंटिव्स टू द डीलर्स एक्सेट्रा। अब हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट, थ्रू डीलर हम बेच रहे हैं, तो हम डीलर को भी इंसेंटिव्स दे के मार्केट शेयर बढ़ाने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव प्लान हो गए जिसे हम आगे और एनालाइज करेंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, फ्रेमिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स। नाउ नेक्स्ट इज स्टडिंग ऑल्टरनेटिव प्लान। जितने हमने ऑल्टरनेटिव प्लान बनाए, अब हम क्या करेंगे, उसे स्टडी करेंगे डिटेल में, ताकि उसमें से हम बेस्ट प्लान को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, चलिए, वंस ऑल्टरनेटिव प्लान्स आर डिटरमाइंड दे आर टू बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बेनिफिट, रिस्क एक्सेट्रा। अब तीन चीज़ें जो हमने आगे देखी आगे के एग्जाम्पल में, कि तीन ऑल्टरनेटिव प्लान हमने बनाए, तीनों को ही हम इवेल्युएट करेंगे या एनालाइज करेंगे। अब उसमें हमें क्या देखना है कि प्रोडक्ट की प्लान में, एवरी प्लान में हमें कॉस्ट कितना पड़ रहा है, बेनिफिट कितना है, और ओवरऑल हमें फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, वो हम देखेंगे। तीनों ही प्लान का हम स्टडी करेंगे, या फिर हमने जितने भी ऑल्टरनेट प्लान बनाए हो हम उसे स्टडी करेंगे। नाउ there must be cost benefit analysis of every alternative plan. This is because some plans may be more costly to implement but more beneficial to the organization. देखिए, कोई कोई प्लान्स कैसे होते हैं, फॉलो करने में कॉस्टली होते हैं लेकिन लॉन्ग रन में वो बहुत फ़ायदा देते हैं बिजनेसेस को। Some other plans may be less expensive but may not yield desired returns. Therefore, one should study the pros and cons of the alternative plans. अब हमें करना क्या है कि हमें जितने भी हमने अल्टरनेटिव प्लान सोचे हैं, बनाए हैं, हम क्या करते हैं, उसका कॉस्ट देखते हैं, सबकी बेनिफिट देखते हैं। ठीक है, और जो हमें बेनिफिशियल है हम उसके बारे में सोचते हैं या उसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई कोई प्लान क्या होते हैं, शुरुआत में हमें ऐसे लगता है कि चलो ये तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा नहीं देते हैं। और कोई कोई प्लान कॉस्टली हमें लगते हैं लेकिन वो लॉन्ग रन में हमें बहुत बेनिफिट देते हैं। जैसे हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा यहाँ पे कि डीलर को हम क्या कर सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा सेल्स कर सके, हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा बढ़ा सके। तो ये प्लान हमें कॉस्टली लगता है सोचने में, लेकिन इन फ्यूचर ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव प्लान्स का। अब आगे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है बेस्ट प्लान। ऑफ कोर्स हमने एनालिसिस कर लिया है, ऑल्टरनेटिव प्लान जितने भी हमने बनाए थे सबका कॉस्ट बेनिफिट हमने देख लिया है। अब हमें क्या करना है, उसमें से हमें जो बेस्ट प्लान लगता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड फिर उसे हम फॉलो करने वाले हैं। तो अब ये 6 स्टेप आ जाएगा सिलेक्शन वाला, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। वंस द प्लान्स आर एनालाइज्ड और इवेल्युएटेड, the next step is to select the best feasible plan from the alternatives. बेस्ट फिजिबल प्लान जो हमारे लिए सबसे सूटेबल है वो हम सिलेक्ट करेंगे। जनरली द अल्टरनेटिव प्लान विच गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट इज सिलेक्टेड। ऑफकोर्स जो ज़्यादा फ़ायदा देगा और कम कॉस्ट रहेगी वही हम सिलेक्ट करने वाले हैं। While selecting the best course of action, the planners must consider certain factors.
प्लान जब हमें सिलेक्ट करना है, ऑल्टरनेटिव प्लान में से एक फाइनल प्लान जब हमें सिलेक्ट करना है तो हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हम देखेंगे। जैसे हमने डीलर वाली बात सोची कि चलो डीलर को इंसेंटिव्स देते हैं तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ सकता है, लेकिन वो इंसेंटिव्स देने के लिए हम क्या उतने फिनेंशियली कैपेबल है? रिसोर्सेज हम देखेंगे। नेक्स्ट है इमेज ऑफ द कंपनी, हमारी कंपनी की इमेज क्या है वो हमें देखना है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट फिलोसॉफी, मैनेजमेंट क्या सोचता है, जितने भी हमने प्लान्स ऑल्टरनेटिव सोचे थे उसके लिए मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म एक्सेट्रा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, हमारे फर्म के ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम देखेंगे क्या है, उसे ही ध्यान में रख के हमें प्लान सिलेक्ट करना है। हमेशा हमारा मेन फोकस हमारे गोल पे, ऑब्जेक्टिव पे ही रहेगा कि हमने प्रोडक्शन के बारे में क्या सोचा है, सेल्स के बारे में क्या है, एडवर्टाइजिंग का क्या है, उसको ध्यान में रख के ही हमेशा हम प्लान में सिलेक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 स्टेप, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान। अब ये डेरिवेटिव प्लान क्या होता है? डेरिवेटिव प्लान मतलब सब प्लान हम कह सकते हैं। जैसे कि एक हमने मेन प्लान बना दिया, लेकिन वो प्लान को फॉलो करने के लिए हमें दूसरे और प्लान बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो हमारा मेन प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम सुपरमार्केट का। जैसे हमें सुपरमार्केट ओपन करना है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है। अब ये जो हमने मेन प्लान सोचा है, सुपरमार्केट बनाना है, लोकेशन डिसाइड कर लिया है, लेकिन उस प्लान को फॉलो करने के लिए उसके साथ हमें बहुत सारे डेरिवेटिव प्लान्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, फाइनेंस की प्लानिंग होगी, ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसका प्लानिंग होगा, ठीक है, कस्टमर क्या क्या कौन से एरिया में के हम सिलेक्ट करेंगे, एडवर्टीज़मेंट हम किस तरीके से करने वाले हैं हमारे सुपरमार्केट की, क्या क्या हम ऑफ़र्स देंगे, कैसे प्रोडक्ट्स रखेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए और भी प्लानिंग होगा, तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव प्लान। नाउ सेवरल ऑपरेटिंग प्लान्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द ओवरऑल प्लान। जो हमारा मेन प्लान है उससे इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉलो करने के लिए हमें दूसरे प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव प्लान। सच ऑपरेटिंग प्लान्स आर शॉर्ट रेंज प्लान्स और सब प्लान्स विच आर यूजफुल इन डे टू डे ऑपरेशंस। देखिए जो मेन हमारा प्लान रहेगा वो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म ही रहेगा, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही हम सोचेंगे। जैसे हमने सुपरमार्केट वाला देखा है, लॉन्ग टर्म प्लान है ना कि हमें बनाना है सुपरमार्केट, वो तो लंबे टाइम के लिए चलेगा, लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग होंगे वो शॉर्ट टाइम के लिए होंगे। नाउ प्रोग्राम्स, बजट्स, शेड्यूल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स। देखिए सारी ही चीज़ें डिसाइड होती है डेरिवेटिव प्लान के अंदर। प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, बजट्स भी बनाए जाते हैं, शेड्यूल्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। ये हो गया हमारा 7 स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान। डेरिवेटिव प्लान हमने बना दिए, जो हमारा मेन प्लान था उसे फॉलो करने के लिए बहुत सारे और प्लान्स हमने बनाए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमें करनी है, ठीक है। जैसे हमें सुपरमार्केट बनाना है तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज लाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, एडवर्टीज़मेंट करना है, एम्प्लॉयज़ रखने हैं, ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव प्लान रेडी हो गए। अब हमें उसका सीक्वेंस डिसाइड करना है। सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे, तो सबसे पहले तो पैसे लाएंगे, कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे, वो हम रखेंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, मटेरियल लाएंगे, प्रोडक्ट्स लाएंगे, उसके बाद हम एडवर्टीज़मेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सीक्वेंस डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से सीक्वेंस में हमें काम करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 स्टेप जो आता है आफ्टर डेरिवेटिव प्लान। वंस द डेरिवेटिव प्लान्स आर प्रिपेयर्ड, द नेक्स्ट स्टेप is to work out the sequence and timing of activities involved in each subplan।
क्या करने वाले हैं हम? टाइमिंग एक तो देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे। द सब प्लान्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड सो एज टू अचीव द गोल्स एज पर द प्लान। द मैनेजर्स विल देन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनल प्लान। देखिए, इंटीग्रेट किया जाता है सारी ही सब प्लान को। जैसे हमने मटेरियल लाने का प्लान देखा, एम्प्लॉयज़ रखने का प्लान कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान कर दिया, सबको एक साथ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मतलब सबकी एक्टिविटीज़ को एक साथ लाना है। तभी ही मैनेजर को ओवरऑल प्लान का आइडिया आएगा कि चलो मेरा सुपरमार्केट स्टार्ट कब होगा। ये सारी ही चीज़ों को हम इंटीग्रेट करेंगे सब प्लान को, तभी ही फाइनल प्लान के बारे में हम ओवरव्यू ले सकते हैं। तो ये हो जाता है एस्टेब्लिशिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। चलो, फाइनल प्लान हमने डिसाइड कर लिया है, बेस्ट प्लान सिलेक्ट कर दिया है, सब प्लान भी हमने बना दिया है, ठीक है, सीक्वेंस भी डिसाइड कर लिया उसका। अभी क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन। सब रेडी है, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, एक्टिविटी स्टार्ट करो। एक्चुअल द वेरियस प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कम्युनिकेटेड to those whose participation is necessary is required to implement them। प्लान बनाया है तो जिन लोगों को काम करना है प्लान के ऊपर, उन्हें हम इंफॉर्मेशन देंगे या कम्युनिकेट करेंगे। जैसे प्रोडक्शन के लिए प्लान बनाया है तो प्रोडक्शन मैनेजर को बताएंगे, वो उसके एम्प्लॉयज़ को बताएगा। सेल्स का है तो सेल्स मैनेजर को बताएंगे, वो उसके एम्प्लॉयज़ को बताएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और चीज़ें क्या होगी? ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस। जो भी हमें प्लान फॉलो करना है उसके लिए रिसोर्सेस तो चाहिए होंगे, उसे लाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट है उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट करना मतलब गाइड करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उन्हें क्या काम करना है, क्या हमारे बिजनेस का प्लान है। ये सारी ही चीज़ें हम बताएंगे एंड उसे गाइड करेंगे। एंड उसके बाद हमें क्या करना है? मोटिवेट करना है। हमने सबॉर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज़ को काम तो दे दिया, लेकिन हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो उन्हें हमें मोटिवेट करना है बाय गिविंग वेरियस इंसेंटिव्स। हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज for effective implementation of plans, it is essential that the employees clearly understand what is to be done, how is to be done, when is to be done and who needs to do it। ठीक है, एम्प्लॉय को पता हो अगर उसे क्या काम करना है, कैसे करना है, तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो ये हो गया हमारा 9th स्टेप। आगे बढ़ते हैं रिव्यू। कोई भी चीज़ अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसे रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हमने कैसा काम किया हम चेक तो करेंगे, उसे हम रिव्यू करना कहते हैं। प्लान्स आर पीरियोडिकली मॉनिटर्ड टू फाइंड आउट वेदर परफॉर्मेंस इज टेकिंग प्लेस एज पर प्लान टारगेट्स। हमने जो भी प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक करना भी तो ज़रूरी है। अब इतनी सारी चीज़ें हमने की है, प्लानिंग किया है, रिसोर्सेज लाया है, एम्प्लॉय को हमने गाइड किया है कैसे काम करना है, मोटिवेट किया है, अगर उसके बाद हम चेक नहीं कर रहे हैं बराबर से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं, प्लानिंग की इफ़ेक्टिवनेस रहेगी ही नहीं। इसके लिए हमें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि एज़ पर प्लानिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ़ नेसेसरी प्लान्स आर रिवाइज्ड in the light of changing environment and objectives of the organization। देखिए, जब हम रिव्यू करेंगे तब हम एक्चुअल में जो सिचुएशन चल रही है उसे जान सकते हैं कि उस प्लान को फॉलो करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और अगर जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे हम प्लानिंग में चेंजेस भी कर सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग को रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने सारे ही स्टेप्स ख़त्म कर लिए प्लानिंग प्रोसेस के। आगे के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।